Kenapa tak tidur lagi, ha? रात के तकरीबन 11 बजे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने काम से लौटा था। आते वक्त मैं अपने स्टूडियो के चक्कर लगाया था। मकसद ये था कि लड़के ने बराबर दुकान बंद किया है कि नहीं। मैं अभी कहीं सगाई की शूटिंग करके या यूं कहें तो फ़ोटो खींचकर ही वापस आया था। गर्मियों के दिन थे, शादी ब्याह का खूब सीज़न था। मेरा फ़ोटो स्टूडियो परासिया में था। यह बात है 70 के दशक की, और यह ज़माना था जब शादियों में आप अच्छा खाना रखो न रखो तो चलेगा, लेकिन शादी में कैमरामैन का होना बहुत ज़रूरी था। उस समय या अभी भी शादियों की जो फ़ोटो हुआ करती थी वो ज़िंदगी भर की यादें बन जाया करती थी, लेकिन उस समय मोबाइल ना होने के कारण बिना फोटोग्राफर के चलता नहीं था। वो ज़माने की कुछ और था। खैर, ये अनुभव हमें भेजा है राकेश जी ने, और वो आगे लिखते हैं, मैंने अपनी पत्नी से बोला कि मैं आराम करना चाहता हूँ। आज काफ़ी थकान हो गई है। दिन भर सगाई की फ़ोटोग्राफी की है, और थकान काम की नहीं थी, वो थी इंतज़ार की। वह तो मैं जल्दी फ्री हो जाता, लेकिन लड़के वालों को आने में काफ़ी देर हो गई। इस कारण मुझे भी इंतज़ार करना पड़ा, और उनके देर होने के कारण कार्यक्रम भी देर से चालू हुआ। इस कारण मैं काफ़ी लेट हो गया था, और इंतज़ार के कारण काफ़ी थकान हो गई थी। मेरी पत्नी मुझसे बोली कि पहले नहा लीजिए, दिन भर के थके होंगे, उसके बाद फिर आराम करिएगा। खाना तो मैं वहीं सगाई से खाकर आया था, लेकिन पत्नी बोली कि नहाने के बाद घर का थोड़ा बहुत खा लीजिए, घर का खाना घर का रहता है, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। और उसके बाद मैं अपना बैग रखकर नहाने चला गया। मैं बाथरूम में नहा ही रहा था, और घड़ी में तकरीबन रात के 11 या 11:30 या 11:45 का टाइम हो रहा होगा। तभी अचानक मेरे घर के टेलीफोन की घंटी बजी। वैसे मैंने अपनी पत्नी को बोल रखा था कि रात को किसी का भी फ़ोन आए, और अगर मैं घर पर हूँ तो तुम फ़ोन मत उठाना। तो मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरी पत्नी चिंता करते हुए मुझसे बोली कि लगता है किसी को बहुत ज़रूरी काम है, या पता नहीं कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए शायद कोई बार बार फ़ोन कर रहा है, या हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी होगी। मैं तब तक बाथरूम से नहाकर वापस आ चुका था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और हेलो कहा, सामने वाली आवाज़ को मैंने अंदाज़ा लगाया कि किसी पढ़े लिखे या सभ्य व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। उनके बोलने का अंदाज़ बता रहा था कि शायद किसी संभ्रांत परिवार से। पहले उन्होंने सभ्यता से मुझे नमस्कार किया और मुझसे कहा कि राकेश जी, बड़ी मुश्किल से आपके घर का फ़ोन नंबर हासिल किया है। और वो बताने लगे कि दरअसल बात यह हो गई कि हमारे घर बारात आ चुकी है, और हमारे कैमरे मैन का कुछ अता पता नहीं है। लड़के वाले हैं कि मान ही नहीं रहे हैं कि बिना फोटोग्राफर के पानी ग्रहण संस्कार होगा। मेरी आपसे विनती है राकेश जी, अगर हो सके तो प्लीज़ आप आ जाइए। आप जो पैसा कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन आखिर हम सब लोग काम तो पैसे के लिए ही करते हैं। बस ये गर्मी आई यूँ कहें तो शादी का सीज़न होता है कमाने के लिए, उसके बाद तो बस खर्चा चलता है। खैर, मैंने उनसे कहा पहले मैं आपके घर बात करता हूँ, अपने घर बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करिएगा। राकेश जी आगे बताते हैं, लिखते हैं कि मेरे फ़ोन रखने के बाद मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा कि किसका फ़ोन था। मैंने बताया कि सामने कुछ सज्जन बात कर रहे थे, किसी लड़की के मामा का फ़ोन था। वह बोल रहे थे कि अभी तक हमारे फोटोग्राफर का कहीं अता पता नहीं है, और पानी ग्रहण संस्कार बस चालू होने वाला है। हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। मेरा इतने बोलने पर मेरी धर्मपत्नी बोली, फ़ोन आए तो ठीक है, और आपको लगता है कि आपके जाने से बात बन जाएगी तो आपको जाना चाहिए। और वैसे भी लड़की की शादी में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर ज़रूरी हो तो चले जाओ, क्योंकि लड़की की शादी का सवाल है। और मेरी धर्मपत्नी भी ठहरी एक महिला, और एक महिला हमेशा महिलाओं का पक्ष लेती है। मेरी धर्मपत्नी बोली कि रात के 12 बज चुके हैं, अकेले मत जाइएगा, साथ में संतोष को भी लेते जाना। संतोष जो कि मेरे साथ दुकान में काम करता था। मैं अपनी धर्मपत्नी को बोला कि उन्होंने जो पता बताया वह स्थान यहाँ से 20-25 मिनट के रास्ते पर है।
और थोड़ा बहुत जंगल भी है। मैंने बोला उसी रास्ते पर संतोष का घर भी आता है, तो जाते समय संतोष को उसके घर से ही ले लूँगा। बस 1-1.5 घंटे में अपना काम निपटा कर वापस आता हूँ। और अभी हमारी बात चल ही रही थी कि दोबारा हमारे टेलीफोन की घंटी बजी उठी। मैंने हेलो कहा तो सामने वही भारी और मानो आवाज़ में एक ठंडक सी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, या यूं कहे तो उन्होंने विनम्रता से आदेश दिया कि आप चले आओ। गरज मुझे भी थी और मैं अब मन से जाने के लिए तैयार हो गया। राकेश जी आगे लिखते हैं कि मैंने अपने फोटोग्राफी के कैमरे और लेंसेस और कोडेक की कैमरा रील को अपने बैग में रखा और अपनी धर्म पत्नी से बात कर उससे विदा ली। अपने घर के सामने खड़ी मारुति 800 में अपना सामान रखा और निकल गया संतोष के घर की तरफ। लगभग 8 से 10 मिनट ड्राइविंग करने के बाद संतोष का घर आया। मैंने उसके घर के सामने जाकर हॉर्न बजाया तो संतोष के पिताजी बाहर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया इतनी रात को क्या कुछ इमरजेंसी है क्या? मैंने संतोष के पिताजी को कहा कि आप थोड़ा संतोष को बुलाएं, मुझे उससे थोड़ा काम है। उसके बाद संतोष के पिताजी घर के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद संतोष आधी नींद में घर से बाहर आया। तो मैं संतोष को बताया कि किसी सज्जन व्यक्ति ने अर्जेंट में हमको बुलाया है, मेरे साथ चलो। संतोष मुझसे बोला कि हमको जाना कहाँ है? तो मैं संतोष को बताया कि हमको छिंदवाड़ा की तरफ जाना है। रास्ते में मैंने संतोष को बताया कि कैसे घर पर मुझे किसी का फ़ोन आया था और मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ा। संतोष भी कुछ बोला नहीं, बस अनमना सा ऊँघता सा निकल पड़ा मेरे साथ। राकेश जी आगे लिखते हैं कि हम फ़ोन पर दिए गए पते के अनुसार जब रात के 12:45 बजे शादी वाली जगह पर पहुँचे तो देखा शूट पहने एक सज्जन, रंग गोरा नीला कलर का सूट पहना था। शक्ल से ही काफ़ी सज्जन और संभ्रांत दिखाई दे रहे थे। हमें गेट पर ही मिले और बोले, राकेश जी आप तो मेरे कहने पर इतनी दूर चले हैं, यकीन मानिए एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मेरा यकीन मानिए कि मैं आपको पैसों से निराश नहीं होने दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जितना भी चार्ज करते हैं उससे आपको दुगुना दूंगा। मैंने कहा ठीक है और आजू बाजू के माहौल पर गौर किया तो देखा जहाँ शादी हो रही है लगभग फूलों की कोई बगिया है, काफ़ी बड़ी सी, चारों तरफ कई प्रकार के फूल। और मुझे लगा कि फूलों का डेकोरेशन में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, हर तरफ खूबसूरत फूल ही दिखाई दिए और लाइटिंग काफ़ी धीमी थी। रिश्तेदार भी बस गिने चुने ही बचे थे। लेकिन एक बात और मैंने गौर की कि सभी लोग गोरे और सुंदर थे, मानो सभी किसी परियों के देश के रहने वाले हैं। मुझे लगा कि शायद लोग खाना खाकर जा चुके हैं, लेकिन शादी होना अभी बाकी रह गई है। जैसे ही लड़की के रिश्तेदारों ने हमें देखा तो उन्होंने हमें आने का इशारा किया तो लड़की के मामा ने हमको लेकर अपने साथ तुरंत लग्न मंडप की ओर चल दिए और हम सब लोग हमें देखकर शादी की तैयारियों में लग गए। उसके बाद राकेश जी आगे लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब दुल्हन को लाया गया तो मैं उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गया। लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई और यही हाल संतोष का भी था। उसने मुझे आंखों के इशारे में बताया कि देखो कितनी सुंदर है, मानो कोई परी हो। हम लोगों के इलाके में अक्सर लोग इतने सुंदर होते नहीं हैं। दुल्हन जब स्टेज पर आई तो मैं अपनी सुध-बुध खोकर उसका स्टेज पर आने का फ़ोटो खींचना भूल गया और जैसे ही मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने क्या कर दिया, क्योंकि किसी भी फोटोग्राफर के लिए किसी भी दुल्हन या दूल्हे की एंट्री मायने रखती है। मुझे गलती का एहसास होते ही मैंने वापस अपनी चेतना में आया और मैं संतोष को बोला, जल्दी से कैमरा रेडी करो, हमको फ़ोटो खींचने में है, या यूँ कहें तो मिस नहीं करना है, फ़ोटो खींचने में देर नहीं करना है। उसके बाद राकेश जी लिखते हैं, मैंने देखा कि सभी लोग जितने भी हैं सुंदर लोग थे। मुझे लग रहा था कि कहीं कैमरा किसी फ़ोटो को ख़राब न कर दे। उसके बाद शादी का कार्यक्रम चालू हो गया। दुल्हन और दूल्हे को पानी ग्रहण के लिए या यूं कहें तो फेरे के लिए उनको यज्ञ वेदी के पास लाया गया और शादी का कार्यक्रम चालू हो गया। हम दोनों लोग फ़ोटो खींचने में मशगूल हो गए और इतने में ही फेरों का कार्यक्रम स्टार्ट चालू था। दुल्हन ने बहुत खूबसूरत रेशम का लहंगा पहना हुआ था और दूल्हे की शेरवानी भी खूब जच रही थी। सभी लोग अपने अपने दायित्व के कामों में बिजी थे। अचानक से न जाने कहाँ से दुल्हन की चुनरी में आग लग गई और उस आग में पूरा दुल्हन के लहंगे में आग पकड़ ली।
बस चंद सेकंड ही बीते होंगे कि उस आग ने पूरा मंडप घेर लिया। अब जहाँ देखो चारों तरफ आग ही आग थी। मैं अपनी सुध बुध खोकर भागना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे भागा नहीं जा रहा था। फिर भी मैं दम लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैं वहाँ से बस थोड़ा सा आगे ही बढ़ा हूँगा कि अचानक देखता हूँ, अचानक से एक जलता हुआ मंडप का पिल्लर मेरे सर पर आकर लगा। तो तभी मुझे बहुत धीमी आवाज़ में कहीं से संतोष के करहाने की भी आवाज़ सुनाई और मुझे लगा कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मरने वाला हूँ। राकेश जी आगे लिखते हैं, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और फिर मुझे लगा कि शायद मैं किसी आसमान में हूँ, कोई देवदूत मेरी आत्मा को जगा रहे हैं। फिर मेरी आत्मा ने शायद ये आवाज़ सुन ली है। फिर यही आवाज़ मैंने गौर से सुना तो लगा कि शायद कोई मेरे कानों में आवाज़ दे रहा है और वही मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मार रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और महसूस किया कि मैं तो जिंदा हूँ। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और आंखें खोली। उसके बाद राकेश जी लिखते हैं, तो देखता हूँ कि मेरे सर के पास एक 65 से 70 साल का व्यक्ति खड़ा है। मैंने अपनी पूरी चेतना से उनसे पूछा कि मैं जिंदा कैसे बच गया और वह शादी में कोई और भी जिंदा बचा है, वो मंडप कहाँ है? क्योंकि मैंने गौर किया कि मैं अभी जहाँ पर था यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ सी दिखाई दे रही थी, शायद कोई छोटा सा बगीचा था और उसी छोटे से बगीचे के बीच में मुझे लिटाया गया था। मैं आजू बाजू नज़र दौड़ाकर संतोष को देखने की कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मैंने वापस अपने सवालों को रिपीट किया, लेकिन उस बाबा ने मुझे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। उसके बाद राकेश जी लिखते हैं कि लेकिन अब वो बगीचा मुझे बहुत वीराना सा लगने लगा था। इतने में मेरे सवालों को समझकर वह बाबा मुझसे बोले कि थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और वह मुझे अपने कंधे का सहारा देकर अपने घर के सामने बरामदे में ले गए और घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटे तो उनके हाथ में 2 चाय के कप थे। मैंने देखा संतोष भी वहाँ पहले से बैठा हुआ है। फिर उन बुजुर्ग ने हम दोनों को चाय के कप दिए और मेरे मन में सवाल थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे काफ़ी जोर देने पर उन बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। उसके बाद राकेश जी बताते हैं कि मेरी बाबा ने कहा मेरी एक ही बच्ची थी, उसका नाम था कामिनी। रंग गोरा, सुनहरे बाल, हंसती थी तो मानो फूल बरस रहे हैं। उसे हमने काफ़ी लाड़ प्यार से पाला था। उसे हमेशा खूबसूरत चीज़ों से बहुत लगाव था। हर चीज़ को सलीके से रखती, हर चीज़ को करीने से जमा कर रखती। उसे बदसूरत चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उन्हीं लोगों से दोस्ती करती जो खूबसूरत दिखते। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ उसकी माँ भी थोड़ी सावली थी। वो थोड़ी सावली होने के कारण वह अपनी माँ को भी उतना पसंद नहीं करती थी। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बुजुर्ग से पूछा कि कल रात जो शादी हुई उसका क्या हुआ, उसमें कोई घायल तो नहीं हुआ? मेरे सवाल से बाबा थोड़े उलझे से दिखे। उन्होंने कहा इसके पहले भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों की तरह ही 2 फोटोग्राफर इस घर में आ चुके हैं और जिस शादी को आप लोगों ने जिया है वो एकमात्र छलावा था, वहम था, जो आज भी इस कोठी पर कभी कभी दोहराया जाता है। और मुझे नहीं मालूम कि हर बार फोटोग्राफर को बाहर से ही क्यों बुलाया जाता है और ये सब कौन करता है। लेकिन जब लोग होश में आते हैं तो हुलिया बताते हैं, तो हूबहू मेरी बेटी की शादी के पानी ग्रहण का विवरण बताते हैं, उसके फेरों के बारे में बताते हैं। और जब मैंने ये सुना तो मेरी बेहोशी तुरंत दूर हो गई। अब मैं पूरे होश व हवास में था। बाबा बस बोले जा रहे थे और हम दोनों बस एक टक लगाए उनकी बातें सुन रहे थे। सुबह के शायद 4 बज रहे थे। मैं बीच बीच में पक्षियों की आवाज़ सुन पा रहा था, लेकिन मन था कि बस मेरे सवालों का जवाब मिल जाए और हम बाबा को सुनते रहे, क्योंकि मुझे अब और ज़्यादा सवालों का जवाब जानना था। बाबा बोले जा रहे थे कि जब वह शादी के लायक हुई तो हमने उसके रिश्ते की बात चलाई। काफ़ी ढूंढने के बाद उसको एक लड़का पसंद आया। वह लड़का भी काफ़ी सुंदर था, रेलवे में उसकी नौकरी थी। हमने कामिनी से पूछने के बाद ही उस लड़के से उसकी मर्जी से शादी पक्की हुई थी। शादी के दिन मंडप को फूलों से सजाया गया था। जिस तरह का डेकोरेशन किया गया था, जिस तरह का मेरी बच्ची को कामिनी को पसंद था।
कामिनी के पानी ग्रहण के समय अचानक से उसके रेशमी लहंगे में न जाने कहाँ से आग लग गई और वह आग पूरे मंडप में फैल गई और उसी आग में दूल्हा दुल्हन, फोटोग्राफर और दुल्हन का मामा घायल हो गया। मैंने तुरंत ही बाबा से पूछा कि क्या वो मामा गोरे थे, गौरवर्ण थे? बाबा बोले हाँ, वो गौरवर्ण थे और सरकारी विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे। उसके बाद राकेश जी लिखते हैं, मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बाबा ने बताया कि शादी वाले दिन उन्होंने नीले कलर का सूट पहन रखा था और जब सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान जा चुकी थी। और बाबा ने बताया कि शादी के दिन फोटोग्राफर को कामिनी का मामा ही लेकर आया था। इसके पहले भी 2 फोटोग्राफरों को यहाँ लाया जा चुका है, लेकिन जब यह बात घर के लोगों को, रिश्तेदारों को मालूम चली तो सभी लोग इस घर को छोड़कर चले गए और कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। बोलते हैं इस घर में आत्माएं रहती है। घर क्या है, भूत बंगला है। लेकिन मैं ठहरा एक बच्ची का बाप, मैं अपनी बच्ची की यादों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा। मुझे आज भी मेरी बच्ची की याद आती है और इसी घर में उसका बचपन बीता था। इस घर की हर चीज़ में उसकी यादें हैं। कैसे चला जाऊँ उस घर को छोड़कर। इसलिए आज भी इस घर में अकेला पड़ा रहता हूँ और मुझे अभी तक किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं हुई। मैंने महसूस किया है, तभी मैंने महसूस किया कि बाबा की आंखों में आंसू थे। उसके बाद बाबा घर के अंदर चले गए। उसके बाद राकेश जी लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब बाबा लौटे तो उनके हाथ में एक तस्वीर थी। जब उस तस्वीर को मेरे सामने लेकर आए तो मुझे लगा जैसे मानो अपने आप का होश ही ना रहा हो। जब मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उस तस्वीर में वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन बनी थी। और बाबा बता रहे थे कि आज इस साल घटना को 7 साल हो चुके हैं, जबकि मैं कल रात ही उस लड़की को देखा। वही रूप, वही रंग, बेहद ही खूबसूरत। मैं उस तस्वीर को अपलक निहारता रहा, देखता रहा, मन में कल की डरावनी यादों के साथ। इस घटना को आज काफ़ी साल बीत चुके हैं। संतोष अब मेरे साथ काम नहीं करता है, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है और यह बात मुझे समझ में भी नहीं आती है। आपको समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा कि उस रात टेलीफोन पर मुझसे बात किसने की थी, तो मेरे घर का नंबर उन्हें कैसे मिला था। शायद यह मेरे लिए ज़िंदगी भर रहस्य ही था और शायद रहस्य ही रहेगा।